ये वीडियो शायद नीट 2026 स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, आपका रैंक डिसाइड करता है और ये डिसाइड करता है कि आप इस साल एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जाएंगे या नहीं। हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में और कुछ 5 सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको टू द पॉइंट मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। सवाल नंबर 1, अभी से अगले 60 दिनों में आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? सवाल नंबर 2, आपको पार्ट टेस्ट देना है या फुल टेस्ट देना है? सवाल नंबर 3, पेपर डिफिकल्टी लेवल आपके मॉक टेस्ट का क्या होना चाहिए? सवाल नंबर 4, पेपर आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे अटेम्प्ट करना है? एंड सवाल नंबर 5, आपको मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना है? तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, दैट इज हाउ मेनी मॉक टेस्ट बिफोर नीट 2026। तो देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कुछ मॉक टेस्ट दिया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है। तो अभी लास्ट 60 डेज में, अगर अभी लास्ट 60 डेज की बात करोगे तो कम से कम आपको अभी बेयर मिनिमम आपको अभी 35 मॉक टेस्ट देने चाहिए। बेयर मिनिमम अभी आपको 35 मॉक टेस्ट देने चाहिए विथ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल। मैं आपको डिफिकल्टी लेवल भी बता दूंगा, ठीक है, जिसमें 10 पार्ट टेस्ट आप दो। पार्ट टेस्ट आपका रिवीजन इंश्योर करता है और आपको बताता है आप कहां वीक हैं, और आप लगभग 25 फुल टेस्ट दो। फुल टेस्ट आपका रैंक डिटरमाइन करता है। दोनों टेस्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास कोई मॉक टेस्ट का सोर्स नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये सारे मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दे दूंगा। ये वही मॉक टेस्ट है जो मेरे बच्चे मेरे रेसिडेंशियल कैंपस में ऑफलाइन दे रहे हैं, एंड इट इज ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, जहां पे हम हर तरह के पेपर आपके साथ करा रहे हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो ये मॉक टेस्ट आप आके मेरे कैंपस में दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। फ्री ऑफ कॉस्ट आप आइए और मेरे कैंपस आके ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए और मेरे टीम के साथ उसको एनालाइज कीजिए और आपको रैंक का भी पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी। अगर आप किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं तो एलएन आकाश नीट प्रेप का टेस्ट आप दे सकते हैं, बट अगेन बेयर मिनिमम ऑफ 35 मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल की जो बात हम कर रहे हैं वो वेरिंग डिफिकल्टी लेवल का होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल कैसा होना चाहिए? इट शुड बी, कुछ पेपर आप इजी टू मॉडरेट देखिए, ठीक है, कुछ पेपर आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी सॉल्व कीजिए, है ना। बट दिक्कत क्या है, पहले से आपको नहीं पता होना चाहिए कि जो अगला टेस्ट पेपर है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा या मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होना चाहिए। दैट शुड बी अ सरप्राइज फॉर यू। अब बोलोगे सर क्यों मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर मुझे सॉल्व करना चाहिए? टू बी प्रिपेयर्ड। हमें नहीं पता है, हम सब रिस्क लेके कर रहे हैं कि इस बार ये डिफिकल्ट आ जाएगा, इस बार ये इजी आ जाएगा। हमको प्रिपेयर्ड होना है मेंटली कि हमारा पेपर कैसा भी आए हम उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो कि आज तुमको पता होता नीट एग्जाम देने से पहले, नीट 2025 एग्जाम देने से पहले कि पेपर डिफिकल्ट है, तो तुम क्या होता, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो और जिस बच्चे के आज 450 नंबर आए हो सकता था वो 510 520 नंबर ले आता। पैनिक करने की वजह से आपके 50-60 नंबर कम हो गए। अगर आप मेरी बात से सहमत है नीट 2025 एग्जाम को लेके तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, और मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो यह भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबके लिए ही यह पेपर डिफिकल्ट होगा। तो यू हैव टू गिव पेपर विथ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, अब इसके साथ दिक्कत क्या होता है सर कि मुझे पता नहीं है सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, इस पेपर का सेफ स्कोर क्या है, क्योंकि हो सकता है मैंने इजी टू मॉडरेट पेपर किया तो इसमें मेरा 650 नंबर आ गया,
मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट किया तो इसमें मेरे 580 आए, तो मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे सरकारी कॉलेज में होगा या नहीं होगा। तो सेफ स्कोर पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो तो अगर तुम टॉप 2% बच्चों में हो जो भी ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, या टॉप 5% बच्चों में हो, तो आप सेफ स्कोर के पार ही है ना, यही बच्चे आपके साथ नीट में बैठेंगे। ठीक है, तो देयर कैन नॉट बी नो नंबर टू इट। ठीक है, अब मान लो कि तुम सर नहीं दे रहे हो, तुम अपने से टेस्ट सीरीज दे रहे हो, होम टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो इस केस में, या जैसे ये टेस्ट तुम दे रहे हो, तो इस केस में मैं तुम्हें इसी टेलीग्राम पे इसका सेफ स्कोर बता दूंगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस डन बाय माय स्टूडेंट। तो ये टेस्ट देने का एक और फायदा है कि इसका सेफ स्कोर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए क्या होगा वो मैं बता दूंगा। प्लस अगर ऐसा पेपर आता है तो तुम्हारा रैंक क्या है मोर और लेस वो भी प्रिडिक्टर मैं बना दूंगा, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम एग्जामिनेशन में कहां स्टैंड कर रहे हो। सेफ स्कोर सब्जेक्टिव होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। हर मॉक टेस्ट में अगर आपके 650 आ रहे हैं, मतलब वो मॉक टेस्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर नहीं कर रहा है वेरिंग डिफिकल्टी लेवल के लिए। ठीक है, तो हो सकता है किसी मॉक टेस्ट में तुमको 500 नंबर ही आ गया, किसी मॉक टेस्ट में तुमको 600 भी आ गया, किसी मॉक टेस्ट में 650 भी आ गया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा। हमें हर तरीके के लिए तैयार होना पड़ेगा, दैट इज द राइट अप्रोच। ठीक है, तो मैंने 3 सवाल के तुम्हें जवाब दे दिए। क्या, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? कम से कम 35 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, पार्ट और फुल मिला के। डिफिकल्टी लेवल कैसा होना चाहिए? इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर, मिक्स पेपर होना चाहिए, और आपको पहले से नहीं पता होना चाहिए पेपर इजी आने वाला है या डिफिकल्ट आने वाला है। सेफ स्कोर का कैसे पता चलेगा? सेफ स्कोर का पता या तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए, तो वहां से रैंक से आपको सेफ स्कोर का पता चल जाएगा, या आप अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो या तो टीचर से एनालाइज करा के सेफ स्कोर पूछ लीजिए, या मेरा टेस्ट आप दे रहे हैं तो टेलीग्राम पे आपको उसका सेफ स्कोर भी मैं बता दूंगा कि हमारे स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया, या हमारे टॉप 10 स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। आपको उसी टॉप 10 या टॉप 15 के रैंक में आना है, अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं नीट 2026 एग्जाम में तो। ठीक है, ये सारी बातें हमने मॉक टेस्ट के बारे में कर ली। ठीक है, इन 3 सवाल के बात हमने कर ली जो कंसिडरेबली इजियर था। अब 2 बहुत क्रूशियल सवाल के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें तुम लोग अपनी बहुत दिमाग लगाते हो। ठीक है, जो मुझे अपने कैंपस में भी बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि तुम लोग बहुत 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 ज्यादा दिमाग लगाते हो अभी। ठीक है, सबसे पहला चीज समझिए, आपको मॉक टेस्ट को इमोशन के बेसिस पे अटेम्प्ट नहीं करना कि ये मेरा स्ट्रांग है, ये मेरा वीक है, तो इस तरह से करेंगे। आपको मॉक टेस्ट को क्वांटिफाई करके अटेम्प्ट करना है। तो ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि नहीं नहीं मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है तो मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लूंगा। कभी नहीं करना चाहिए आपको पहले फिजिक्स अटेम्प्ट, चाहे आपको फिजिक्स आता हो या नहीं आता हो। ऑलवेज स्टार्ट विथ बायोलॉजी। अब बोलोगे सर मेरी आदत हो गई है और बाद में फिजिक्स में दिमाग नहीं लगता, ब्रेन फॉग हो जाता है। ठीक है, बट बायोलॉजी में भी तो हो सकता है, तो हमेशा बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए। रीजन इज वेरी सिंपल, बायोलॉजी को करने में सबसे कम टाइम लगता है, तो टाइम के हिसाब से आपका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कहां से आ रहा है? बायोलॉजी में आ रहा है। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ बायोलॉजी, दैट इज रूल नंबर 1, है ना। तो बायोलॉजी आप सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री करेंगे, और फिर उसके बाद आप फिजिक्स करेंगे। ठीक है, जो ब्रेन फॉग वाला इशू है या जो मेंटल फटीग वाला इशू है वो आप मल्टीपल टेस्ट देंगे, टेस्ट सिमुलेशन कंडीशन में, ऑफलाइन एनवायरनमेंट में, तो आपका ब्रेन उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा। 3 साल की आपकी प्रोडक्टिविटी, मतलब 3 घंटे की आपकी प्रोडक्टिविटी आने लगेगी, विद टाइम आ जाती है। हमारे यहाँ बच्चों की आने लग गई है, आपकी भी आने लगेगी अगर आप 30-35 मॉक टेस्ट दे देते हैं एग्जाम से पहले। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस मैंने बता दिया, पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या सारे सवाल सॉल्व करना चाहिए? नहीं, पेपर जो आप अटेम्प्ट करते हैं वो 3 फेज में किया कीजिए। फेज 1 इज जिसमें आपने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन का कीवर्ड को आप हाईलाइट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कीवर्ड। ठीक है, या उसको गोला कर दो, है ना, नॉट, एक्सेप्ट, प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, सारा क्वेश्चन ढंग से पढ़िए और कीवर्ड को हाईलाइट कीजिए ताकि आपके दिमाग में समझे कि एग्जैक्टली सवाल पूछना क्या चाहता है। ये सिली मिस्टेक आपका प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑप्शन 1 देखा, अब आपको लगा कि अरे ऑप्शन 1 ही तो आंसर है, मैं तुरंत टिक करके निकल जाता हूं। नहीं,
ऑप्शन ए देखा, आपने बोला ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है हाँ है, टिक मार दिया। ठीक है, तो आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, तो जितने क्वेश्चन में आपके तीनों ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, सारे ऑप्शन आपके हो गए, वो आप फेज 1 में कंप्लीट करते जाओ। तो पहले बायो करो, ठीक है, इस तरह से करोगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट किया है ना, ये नहीं है ये नहीं है, अब मैं दोनों में कंफ्यूज हूं, तो इसको मैंने छोड़ दिया, इस पर डॉट लगा दो है ना, बाकी क्वेश्चन को टिक कर दो। ये क्वेश्चन को मैंने टिक मार दिया कि हो गया मेरा, इस पे मैंने डॉट लगा दिया, गोला कर दिया कि भैया आके मुझे वापस इस क्वेश्चन को देखना है, आके मुझे वापस इस क्वेश्चन को देखना है। तो ऑप्शन एलिमिनेट अगर आपने दो कर लिया है तो इसको आपको वापस देखना है। ठीक है, ठीक है, और जिस क्वेश्चन में आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले आप बायो कीजिए, फिर आप केमिस्ट्री में भी सेम ट्राई कीजिए फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आप जल्दी कीजिए, फटाफट देख के ही बता दो तुम कौन सा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कौन सा इनऑर्गेनिक का, फटाफट टिक 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 करके। सेम इसमें भी फेज 1 फेज 2 कीजिए। ठीक है, फिर आप आइए फिजिकल वाले क्वेश्चन पे केमिस्ट्री के, और इसमें ये देखिए क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में फिजिकल में ग्रेटर देन 1 मिनट लग रहा है, और लग रहा है भी टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लीव कर दो, अभी के लिए गोला लगा के लीव कर दो कि मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, और 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जा रहा है तो उसको सॉल्व कर दिया। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना सीखना पड़ेगा। और फिर आप फिजिक्स पे आइए, फिजिक्स में भी यही कीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ग्रेटर देन 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, फटाफट उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, अगर बहुत लंबा कैलकुलेशन है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, जो जल्दी हो रहा है उसको पहले कंप्लीट करो, और बाकी क्वेश्चन को फेज 2 के लिए गोला लगा के छोड़ दो कि तुमसे बन जाएगा। ठीक है, अब फेज 2 में अगर आप क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन है जिसके आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं इन दोनों के, उसमें थोड़ा तुक्का, थोड़ा दिमाग लगा के आप तुक्का मार दीजिए। अभी से तुक्का लगाना सीखो, ताकि तुमको एक्चुअली पता चल जाएगा तुम्हारे कितने नेगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल तुम्हारा स्कोर पॉजिटिव जा रहा है कि नहीं। ठीक है, यहीं से तुमको पता चलेगा तुक्का मारना कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में तुम्हारे 20 से 22 नंबर यहां से बढ़ेंगे नेगेटिव मार्क्स को माइनस करके। तो दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, ये आपको यहां पे तुक्का मारने के लिए कर देना चाहिए। ठीक है, पहला। ठीक, फेज 2 में आपने ये क्वेश्चन जो एलिमिनेट किया उसको बनाया। ठीक है, अब फिर चल जाएंगे, जो क्वेश्चन मेरा लेंदी क्वेश्चन है उसको मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब ये बैरियर आपको नहीं रखना है कि मैं कितने देर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो बायो अगर बहुत लेंदी पेपर है, देखो बायो अगर बहुत लेंदी पेपर है तो मैक्सिमम दैट यू कैन गो, जैसे नीट 2025 का पेपर है, तो द मैक्सिमम दैट यू कैन गो इज फॉर 40 मिनट्स फॉर पेपर सॉल्विंग। ठीक है, ओएमआर में ज्यादा टाइम। ठीक है, अगर 2022 जैसा पेपर है जो सबसे लेंदी और सबसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो देन द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर इज 50 मिनट्स। ठीक है, तो ये मेंटल रखना दिमाग में कि 40 से 50 मिनट का टाइम का आपका पेपर होना चाहिए। वो अभी हम एनालिसिस में बात करेंगे, वो टेस्ट पर टेस्ट आपका डिफर करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी सेम आपको 50 से 55 मिनट का टाइम मिलेगा, और फिजिक्स में आपको लगभग 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 15 मिनट डेडिकेटेडली आपको ओएमआर के लिए रखना है। अगर जैसे 15 मिनट का क्लॉक बच जाए, क्वेश्चन सॉल्व करना जितना हुआ है कीजिए, उसके बाद 15 मिनट ओएमआर भरिए। ओएमआर कैसे भरना है या ओएमआर पे आपके कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अगला वीडियो में ओएमआर पे बनाऊंगा। ठीक है, तो ओएमआर कैसे भरना है, ओएमआर में बहुत होता है कि सीक्वेंस गलत हो जाता है। ठीक है, उस सबको भी मैं आपको अच्छे से एक्सेस करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो ओएमआर से रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपको अटेम्प्ट कैसे करना है मॉक टेस्ट। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पे कि आपको मॉक टेस्ट एनालाइज कैसे करना होता है, मॉक टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, हालांकि मुझे करना ये चाहिए था कि एक मॉक टेस्ट ला के तुम्हारे सामने एनालाइज करता है अटेम्प्ट करने के बाद, जो हम कर लेंगे। ठीक है, मैं एक मॉक टेस्ट अभी तुम्हें जब टेलीग्राम पे दूंगा, कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th का कोई एक फुल टेस्ट हम 8 तारीख को कराएंगे। ठीक है, पहला फुल टेस्ट मेरा 8 तारीख को हो रहा है, तो 8 तारीख को पूरा एक मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस वीडियो मैं इसी चैनल पे डालूंगा। तो पहले तुम 8 को सॉल्व करना पेपर, और 9 को हम एक डिटेल एनालिसिस वीडियो करेंगे कैसे डिफिकल्टी और कैसे पेपर को एनालाइज करते हैं। बट स्टेप्स मैं अभी तुमको बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप मॉक टेस्ट एनालाइज करने का स्टेप नंबर 1 क्या, सबसे पहला तुम देखो, पहला टाइम कि तुमने फिजिक्स कितने देर में किया, केमिस्ट्री कितने देर में किया, बायोलॉजी कितने देर में किया। ठीक है, कितना, फेज 1 भी और फेज 2 भी, और ओएमआर कितने देर में करा। ठीक है,
फिर दूसरा आप देखोगे ओएमआर का कितने गलती तुमने ओएमआर की वजह से की, ठीक है, उसको अलग कर दोगे ताकि ओएमआर में हम क्या क्या गलती कर रहे हैं वो गलतियां लिख के दो मुझे, मैं बताऊंगा कैसे वो गलतियां अवॉइड आप करोगे, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, अगर मान लो टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे, तो कैसे क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है, तो इस पे हम लोग फिर बात करना पड़ेगा हमें कि कैसे हम अपना स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन जल्दी कैसे पढ़ें, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें, इन सब पे हमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम देखोगे कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे स्पीड की वजह से कम हुए, है ना। आइडियली ये क्वेश्चन में 20 सेकंड लगना था, तुम्हारे 45 सेकंड लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो वो स्पीड पे हम काम करेंगे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम्हारा स्कोर पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, जिसमें मैंने 50% ऑप्शन एलिमिनेट किया उसमें पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, वो एनालाइज करके देखो, है ना, कि तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को 3 पैरामीटर पे ब्रेक डाउन करेंगे। क्या ये क्वेश्चन इजी था, तो इजी को इतना टाइम लगना चाहिए सॉल्व करने में। क्या ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का था, मीडियम को इतना टाइम लगना चाहिए था। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट को इतना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बायोलॉजी की बात करूं, अगर इजी क्वेश्चन है तो 10 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है, मीडियम क्वेश्चन है तो 15 सेकंड लगना चाहिए, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो 20 सेकंड्स या 25 सेकंड्स आपको लगना चाहिए। किसी भी बायो के पेपर में आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए अगेन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है तो सेम मेथड चलेगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10 सेकंड का डिफरेंस हो जाएगा, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लगभग 1 मिनट के आसपास डिफिकल्ट क्वेश्चन का रहना चाहिए, ठीक है। अगर फिजिक्स है तो इजी है तो 30 सेकंड, ठीक है, ये है तो 45 टू 50 सेकंड पढ़ लिजिए, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो, और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट। अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे ग्रेटर देन 2 मिनट का है तो मैं वो क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, भले ही मुझे आता है, क्योंकि वो आरओआई नहीं बना रहा, क्योंकि 180 क्वेश्चन 180 मिनट है आपके पास ओएमआर को मिला के, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम इजी मीडियम डिफिकल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन टैग कर सकते हो, और पेपर भी बता सकते हो कि पेपर अगर लेट्स से कि 50% क्वेश्चन इजी था, 30% क्वेश्चन मीडियम लेवल का था, और 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर है, ठीक है। अगर 60% से ज्यादा क्वेश्चन इजी था, 30% मीडियम था, और 10% डिफिकल्ट था, तो ये इजी टू मीडियम पेपर है, ठीक है, इसी में तुम्हारा पेपर आएगा, ठीक है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर का जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो 580 प्लस मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, एंड इजी टू मीडियम पेपर का जो सेफ स्कोर होना चाहिए इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 630 प्लस मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी टू गेट इनटू अ डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि किस तरह की गलती की तुमने, टाइम के बारे में बात कर लिया तुमने, ठीक है। अब गलती कैसे की तुमने, क्या मैंने कॉन्सेप्चुअल एरर किया कि मुझे नहीं आता था, ठीक है, क्या मैंने सिली मिस्टेक किया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं देखा, ये नहीं देखा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा, ठीक है, क्या मुझे टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्या मुझे आता ही नहीं था, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था मुझे नहीं आता था, ठीक है, और क्या मैंने तुक्का मार के ये क्वेश्चन किया, ठीक है। इन 5 कोहर्ट में आप क्वेश्चन को डालेंगे, ठीक है। सिली मिस्टेक पे आप काम करते रहेंगे, सिली मिस्टेक ठीक होता रहेगा, टाइम मैनेजमेंट पे आप काम करते रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट ठीक होता रहेगा। ये दो चीज जो है आपका वो एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी विथ टाइम आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो विथ टाइम आता रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा हर मॉक टेस्ट का, उसकी अलग से आप लेक्चर देखेंगे उस टेस्ट के बाद, ठीक है, और उसको स्पेसिफिक टॉपिक का आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन उससे मिलता है। मतलब अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहा है, कार्डियक साइकिल में एरर हो रहा है, कार्डियक साइकिल से जितना रिलेटेड सवाल है उसको आपको सॉल्व करना है, उसको अलग से कहीं लिखना है, ठीक है। फैक्चुअल भी जो आपको नहीं आ रहा उस फैक्चुअल पॉइंट को आप अपने मिस्टेक नोटबुक में लिख देंगे, और तुक्का भी जो आपने लगाया अगर वो कॉन्सेप्चुअल तुक्का नहीं आता था आपको तो आप फिर से वो देखेंगे, और अगर वो फैक्चुअल था तो भी आप उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख लेंगे, और तभी जाके दूसरा मॉक टेस्ट देंगे। जब तक आप इस तरह से एनालाइज नहीं करते हैं तब तक आप मॉक टेस्ट देने के लिए काबिल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है शुरू में जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं मेरे ऐसे 50 टॉपिक है जो मुझसे नहीं हुए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉक टेस्ट का जो गैप है वो 2 दिन का रख लूंगा, है ना, 2 दिन मैं थ्योरी पढ़ूंगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा,
उस मॉक टेस्ट के सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, तभी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब जब मैं धीरे 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 पार्ट टेस्ट खत्म कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर मैं डेली फुल टेस्ट दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक होंगे वो कम होते जाएंगे और मेरा जो मॉक टेस्ट का प्रोग्रेसिव स्कोर है वो इंक्रीज करता जाएगा। कॉन्सेप्चुअल एरर आप धीरे 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 कम करते रहोगे और आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव करता रहेगा। तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनालाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, हमारे रेसिडेंशियल कैंपस का जो फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है वो 8 मार्च को है। मैं आप सबको कहूंगा अगर आप पॉसिबल है तो मेरे कैंपस आइए, मेरे कैंपस में आके ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, मेरे साथ एनालिसिस कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पे मैं ये मॉक टेस्ट दूंगा। एंड 9th को मैं इसकी एनालिसिस कराऊंगा कि कैसे एक्चुअली पेपर एनालिसिस करना होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट इज लाइक अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तुम डायग्नोसिस करा के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और उसका दवाई नहीं खाओगे तो दोबारा टेस्ट कराओगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अनटिल अनलेस यू हैव नॉट एनालाइज द मॉक टेस्ट, तुम 100 मॉक टेस्ट दे दो, 200 मॉक टेस्ट दे दो, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो तुम कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसका क्या ऑनेस्ट फीडबैक है, ताकि बच्चे समझ पाए कि हाँ ये वाला मॉक टेस्ट हम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखना कि एनसीईआरटी 90% होनी चाहिए आपके मॉक टेस्ट में। ठीक है, 90%, 10% का बफर लेके चलो कि हो सकता है एनसीईआरटी के बियॉन्ड हो सकता है। ठीक है, एंड सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट भी नहीं हो सकते आपके मॉक टेस्ट में, या तो इजी टू मॉडरेट होना चाहिए या मॉडरेट टू डिफिकल्ट होना चाहिए। मतलब 30% से ज्यादा सवाल आपके डिफिकल्ट लेवल के नहीं होने चाहिए मॉक टेस्ट में। अगर ये दो क्राइटेरिया आपका मॉक टेस्ट फुलफिल करता है तो आपका मॉक टेस्ट अच्छा है, नहीं तो आपका मॉक टेस्ट अच्छा नहीं है। एंड जो आप 35 मॉक टेस्ट कर रहे हो उसमें रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि यार मॉक टेस्ट 1 में एक टॉपिक से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 2 में भी टॉपिक से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आपका ओवरऑल रिवीजन नहीं होता। तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए आपके मॉक टेस्ट में। ठीक है, बाकी मैंने मॉक टेस्ट का एक फ्री रिसोर्स ही आपको दे दिया तो आप खुश हो जाइए। अगर आपको प्रिंटेड मॉक टेस्ट भी चाहिए तो आप Amazon पे जाएंगे, Amazon पे डालेंगे AIMT बाय डॉक्टर आनंद मनी। आई डोंट नो अभी स्टॉक में है या नहीं, जाके देख लीजिए। अगर स्टॉक में है तो आप ये 24 मॉक टेस्ट, आई थिंक 24 मॉक टेस्ट या 30 मॉक टेस्ट, मुझे याद नहीं है भाई। ठीक है, ये मॉक टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, प्रिंटेड विथ OMR विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और बहुत सस्ता रखा है हमने। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं आप। बाकी PDF टेलीग्राम पे लेके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं वो मॉक टेस्ट पूरा एक साथ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बच्चे भी वही टेस्ट देने वाले हैं, तो हम एक एक करके ही वो मॉक टेस्ट आपको देंगे। बाकी नीट 2026 प्रिपरेशन में कोई सीरियस सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये वैलिडेशन की क्या हम अभी से नीट निकाल रहे हैं ये करेंगे, इस सब बात पे हमें नहीं करना, मैं तुम्हें एक्चुअल रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, मैं सारथी की तरह तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, मैं अर्जुन बन सकता हूं, बट इवेंचुअली तीर तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बदले एग्जाम नहीं दे सकता हूं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां आप पढ़ रहे हो उसके टेस्ट का फीडबैक देना। ठीक है, on that note, take care, bye bye and have a great day. Thank you.